ये कहानी है दो बच्चों के बारे में जिनके बीच काफी कुछ कॉमन था। दोनों एक ही उम्र के थे। दोनों को ही अचानक कुछ वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उनमें से एक लड़का एक जर्मन सोल्जर का बेटा था, जबकि दूसरा ज्यूइश था, जिनके पीछे जर्मन्स पड़े थे। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को और उन दो छोटे मासूम लड़कों की नज़र से जंग को देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे दोनों के रास्ते एक दूसरे से टकराए और किस्मत ने उनके लिए क्या कुछ लिख रखा था। एक दिन दोपहर में ब्रूनो जब स्कूल से घर आया तो देखा उसकी मेड मारिया उसकी अलमारी से कपड़े निकाल निकाल कर बक्सों में पैक कर रही थी। ब्रूनो को थोड़ी हैरानी हुई। उसने मारिया से इसकी वजह जाननी चाहिए कि तभी उसकी मां कमरे में आई और ब्रूनो को बताया कि उनका परिवार वहां से कहीं दूर जा रहा है। ब्रूनो को अब और ज्यादा हैरानी हुई। उसने अपनी मां पर सवालों की बौछार कर दी। हम क्यों जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? वगैरह वगैरह। ब्रूनो की मां ने जवाब दिया कि उसके पिता की नौकरी की वजह से उन्हें यहां से दूर जाना पड़ रहा है। मां की बात सुनने के बाद ब्रूनो कुछ देर सोचता रहा। तभी उसे एक बात याद आई। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके पिता क्या काम करते हैं। तो भला उनकी जॉब की वजह से उन्हें यहां से जाने की क्या जरूरत थी? उसे अपने पिता की जॉब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, सिवाय इसके कि उसने उन्हें यूनिफॉर्म में देखा था। ब्रूनो की मां ने यह भी बताया कि घर के नौकर भी उन लोगों के साथ ही जाएंगे। ब्रूनो अब समझ चुका था कि यहां से जाने का मतलब है कि वो अब दोबारा अपने स्कूल के दोस्तों से कभी नहीं मिल पाएगा। अब वो उनके साथ कभी नहीं खेल पाएगा। यानी अब उसे अपनी बहन ग्रेटल के साथ खेलना पड़ेगा, जो उसे जरा भी पसंद नहीं था। फैमिली जब नए घर में शिफ्ट हुई तो ब्रूनो को अपनी आंखों पर जैसे यकीन ही नहीं हुआ। ये घर उसके बर्लिन वाले घर से एकदम अलग था। पहले वाले घर से बहुत छोटा, और बर्लिन की तरह यहाँ लोग गलियों में बातें करते नजर नहीं आते थे। लेकिन एक चीज कॉमन थी कि पुराने वाले घर में भी ब्रूनो को अपने पिता के ऑफिस रूम में जाने की मनाही थी, और इस घर में भी। और इसके पीछे क्या वजह है, ये ब्रूनो को आज तक समझ ही नहीं आया। फैमिली के पोलैंड शिफ्ट होने से कुछ ही टाइम पहले की बात थी। एक दिन ब्रूनो के पिता खुशी से दौड़ते हुए लिविंग रूम में आए, जहां सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, इस थर्सडे जिसका जो भी प्लान हो सब कैंसिल कर देना। इस पर ब्रूनो की मां ने कहा कि अगर वो अपना प्लान कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपना प्लान चेंज नहीं करने वाली, क्योंकि वो थिएटर जा रही हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, ब्रूनो के पिता ने उन्हें टोकते हुए बताया कि थर्सडे को फरी आ रहे हैं। ये सुनकर मां की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ब्रूनो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तो उसने पूछ लिया कि ये फरी कौन है। इस पर ग्रेटल ने उसे बताया कि फरी उनके देश को चलाते हैं। पूरे घर की साफ सफाई की गई और काफी जोर शोर से फरी के स्वागत की तैयारियां की जाने लगी। पिता ने ग्रेटल और ब्रूनो को अच्छा खासा भाषण लिया कि इतने सम्मानित मेहमान के सामने कैसे पेश आना है। फिर थर्सडे के दिन दरवाजे पर जब डोरबेल बजी तो सब लोग उठकर फरी के स्वागत में खड़े हो गए। सब बेहद नर्वस फील कर रहे थे। एक छोटे कद का आदमी कमरे में दाखिल हुआ, जिसके साथ उसकी पत्नी भी थी, जो हाइट में उससे लंबी थी। फरी के चेहरे पर छोटी सी मूछें थीं, और उन्हें देखते ही ब्रूनो को यकीन हो गया कि ये बेहद खड़ूस टाइप के होंगे। पिता ने आगे बढ़कर उन्हें ग्रीट किया और अपने बच्चों से मिलवाया। जब ग्रेटल ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसने कहा कि वो 12 साल की है और फ्रेंच बोल सकती है। ये सुनकर फरी ने उससे पूछा, तुम्हें फ्रेंच सीखने की क्या जरूरत है? ग्रेटल को कुछ समझ नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दे। कुछ देर कमरे में अजीब सी खामोशी छाई रही। ब्रूनो ने आज से पहले अपने घर में इतना रूड मेहमान नहीं देखा था। लेकिन फरी की पत्नी काफी अच्छी थी। वो बेहद प्यार से सबसे मिली और बड़े ही प्यार से सबसे बातें की। मेहमानों के जाने के बाद ब्रूनो और ग्रेटल ऊपर अपने कमरे में चले गए। लेकिन ब्रूनो को नीचे अपने पेरेंट्स की बातें साफ सुनाई दे रही थी। उसने सुना कि उसके पेरेंट्स बर्लिन छोड़ने की बात कर रहे हैं, और ये भी बोल रहे थे कि उनके पास अब कोई और चारा नहीं बचा है। इसके कुछ ही दिनों बाद ब्रूनो और उसका परिवार एक नए देश पोलैंड के लिए रवाना हो गए थे। इस नई जगह पर आकर ब्रूनो काफी बोर हो रहा था। उसे बर्लिन के अपने दोस्तों की याद आ रही थी। नए घर में लाइफ एकदम बोर और डल थी। तंग आकर उसने अपनी बहन के रूम में जाने का इरादा किया, जो कि आज से पहले उसने कभी नहीं किया था। जब वो ग्रेटल के रूम में घुसा तो उसने उससे कहा, तुम्हें आने से पहले दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। दोनों भाई बहन बातें करने लगे, और ग्रेटल ने उसे बताया कि वो लोग कुछ हफ्तों के लिए एक नई जगह ऑटविद में जाकर रहेंगे। दोनों ही बर्लिन के अपने अपने दोस्तों और पुराने दिनों को बुरी तरह मिस कर रहे थे। ब्रूनो ने ग्रेटल से कहा कि उसे नई जगह पर बच्चे जरा भी फ्रेंडली नहीं लग रहे। ये सुनकर ग्रेटल हैरान रह गई। बच्चे यहाँ पर? वो हैरान थी क्योंकि उसने यहाँ अभी तक कोई बच्चा नहीं देखा था। ग्रेटल का रूम हॉल के ऑपोजिट साइड में था, जिसकी खिड़की ब्रूनो के रूम के ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलती थी। ब्रूनो ने उसे कमरे से बाहर अपने पीछे आने का इशारा किया। जब दोनों खिड़की के पास पहुंचे तो ग्रेटल ने वो देखा जो ब्रूनो बता रहा था। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि बाहर ऊंची कांटेदार दीवार भी दिखाई दी। उस दीवार के उस तरफ हर चीज अलग थी।
बच्चे ही नहीं बल्कि मिडिल एज और बूढ़े लोग भी वहां नजर आ रहे थे। हालांकि औरतें कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। ग्रेटल ब्रूनो से बोली, ये सारी औरतें कहाँ चली गईं? तो ब्रूनो ने कहा, शायद किसी अलग जगह में रहती होंगी। दोनों बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो लोग ऐसी अजीबोगरीब जगह में रह क्यों रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद ग्रेटल बोली, शायद ये जगह कंट्री साइड में है। लेकिन ब्रूनो को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वहां एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा था। दोनों भाई बहन वहीं खिड़की पर बैठे रहे और कई घंटों तक उन लोगों को देखते रहे। उन्होंने देखा कि एक सोल्जर उन लोगों पर चिल्लाए जा रहा था। कुछ लोग छुपने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोगों को सोल्जर्स जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे थे। फिर उन्हें कुछ बच्चे नजर आए। ग्रेटल बोली, मैं इन लोगों के साथ कभी नहीं खेलूंगी। देखो ये लोग कितने गंदे और मैले हैं। ब्रूनो ने कहा, शायद यहाँ कोई बाथरूम नहीं होगा। लेकिन ग्रेटल को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि दुनिया में हर कोई नहाता है और बाथरूम हर जगह होते हैं। ग्रेटल ने डिसाइड किया कि वो जाकर अपने रूम की खिड़की से देखेगी, क्योंकि वहां से ज्यादा साफ दिखाई देता है। ग्रेटल के जाने के बाद ब्रूनो सोच में पड़ गया। उसे रह रहकर एक ही बात परेशान कर रही थी। इस जगह पर सारे लोगों ने एक जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ग्रे स्ट्राइप्ड यानी धारीदार पजामा सेट और सिर पर ग्रे स्ट्राइप्ड कैप। ब्रूनो ये सोचकर हैरान था कि ये लोग ऐसी कंडीशन में क्यों रह रहे हैं और यहाँ से चली क्यों नहीं जाते। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया, सिवाय इसके कि दीवार के पार रहने वाले लोग बड़ी बुरी हालत में रह रहे थे। बर्लिन वाले घर में ब्रूनो को पिता के ऑफिस रूम में जाने की मनाही थी और उसे मालूम था कि ये रूल यहाँ वाले घर में भी अप्लाई होता है। एक दिन जब उसने पिता के ऑफिस रूम से कुछ सोल्जर्स को निकलते देखा तो उसे लगा यही सही टाइम है जब उसे ऑफिस में जाकर देखना चाहिए कि अंदर क्या है। उसने ऑफिस के डोर पर नॉक किया तो अंदर से पिता की आवाज़ आई, कम इन। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके पिता उसे देखकर गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने ब्रूनो से पूछा कि नई जगह आकर उसे कैसा लग रहा है। ब्रूनो ने उन्हें बताया कि उसे ये नई जगह ज़रा भी पसंद नहीं आई। उसके पिता ने उसे हालात और सिचुएशन के बारे में समझाने की कोशिश की। कुछ देर उनकी बातचीत चलती रही। फिर अचानक उसने उन लोगों के बारे में पूछा जो दीवार के उस पार रहते थे। इस पर उसके पिता बोले कि वो लोग सेक्रेटरी हैं, सोल्जर्स हैं, जिन्हें ब्रूनो पहले भी कई बार देख चुका है। इस पर ब्रूनो ने कहा कि वो उन लोगों की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनकी कर रहा है जो दीवार के उस पार रहते हैं। ये सुनकर उसके पिता ने कहा कि वो लोग इंसान ही नहीं हैं। उसके पिता ने यह भी कहा कि उसे बेकार में उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रूनो जैसे ही उठकर जाने लगा, उसके पिता ने एक आईब्रो उठाते हुए उसे इशारा किया कि वो कुछ भूल तो नहीं रहा। इस पर ब्रूनो ने झट से अपने दोनों पैर एक साथ जोड़े, राइट हैंड हवा में उठाते हुए क्लियर और तेज आवाज में कहा, हिटलर की जय हो। अगले दिन मारिया ब्रूनो के कमरे में साफ सफाई करने आई। ब्रूनो जो अब काफ़ी बोर हो रहा था और उसके पास बातें करने के लिए कोई दोस्त भी नहीं था, तो उसने मारिया से ही बातें करनी शुरू कर दी। उसने मारिया से कहा कि ये जगह उसे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। उसने कहा कि अगर उसे भी ऐसा ही लगता है तो सब लोग मिलकर उसके पिता को बर्लिन वापस जाने के लिए मना सकते हैं। लेकिन मारिया बोली, ये पॉसिबल नहीं है और उसकी मर्जी नामर्जी कोई मायने नहीं रखती। इस पर ब्रूनो ने कहा, तुम भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो। इस पर मारिया बोली, मुझे नहीं लगता कि आपके पिता भी ऐसा ही सोचते हैं। लाइफ में पहली बार ब्रूनो ने गौर से मारिया की तरफ देखा और उसे ख्याल आया कि ये भी उसकी तरह ही एक इंसान है। उसके मन में भी शायद वही बातें आती होंगी जो ब्रूनो के मन में आती है। ब्रूनो की तरह ही उसकी भी एक हिस्ट्री है। पिछले 9 सालों से ब्रूनो ने हमेशा उसे सिर्फ एक मेड के तौर पर जाना है, जो ऑर्डर लेती थी और काम करती थी। मगर आज वो मारिया से उसकी राय पूछ रहा था। इस सिचुएशन पर मारिया से बात करते हुए उसे अपने पिता पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जो उन्हें इस अनजान और नई जगह ले आए थे। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए उन्हें स्टूपिड बोल दिया। मारिया ने जब सुना तो उसने ब्रूनो को कहा कि उसे अपने बड़ों के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर वो ब्रूनो को अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि उसकी माँ ब्रूनो की दादी के यहाँ काम किया करती थी। वो उनके कपड़े सिलती थी। मारिया की माँ के रिटायर होने के बाद ब्रूनो के परिवार की तरफ से उन्हें हर महीने कुछ पैसे पेंशन के तौर पर दिए जाने लगे। फिर कई सालों बाद जब मारिया की फैमिली पैसों की तंगी से गुजर रही थी, तब ब्रूनो के पिता ने उनकी मदद की थी। वो लोग मारिया को अपने घर ले आए और उसे काम पर रख लिया। ब्रूनो के पिता ने मारिया की माँ के हॉस्पिटल के बिल के पैसे भी चुकाए। इतना ही नहीं, जब मारिया की माँ चल बसी तो ब्रूनो के पिता ने ही फ्यूनरल का सारा खर्चा उठाया था। मारिया की बातें सुनकर ब्रूनो को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अपने पिता को स्टूपिड बोलना उसकी गलती थी। मारिया ने कहा कि उसके पिता बेहद दयालु इंसान है, इसलिए वो मान ही नहीं सकती कि वो कुछ गलत करेंगे। ब्रूनो और भी हैरान हो गया। उसने मारिया से पूछा, और बताओ मेरे पिता ने और क्या क्या किया था? पर मारिया कुछ नहीं बोली। ब्रूनो के दादा दादी बर्लिन में ही रह गए थे, जिन्हें वो बहुत मिस करता था। ब्रूनो की दादी बड़ी अच्छी सिंगर थी। वो अक्सर पार्टीज में गाया करती थी।
वो प्ले भी लिखा करती थी जिसमें वो अपने पोता पोती को भी कैरेक्टर के तौर पर शामिल करती थी। ब्रूनो को याद है कि एक बार क्रिसमस की पार्टी वाले दिन हर कोई बड़ा खुश था, सिवाय उसकी दादी के। हर कोई उसके पिता को कमांडमेंट कहकर बुला रहा था। तब ब्रूनो को पता नहीं था कि कमांडमेंट का क्या मतलब होता है। उसे बस इतना पता था कि हर कोई खुश है और उसके पिता एक नई यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। डिनर के बाद उसकी दादी अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी और बड़ी निराशा से अपने बेटे को देख रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी। ब्रूनो के पिता उन्हें बार बार समझा रहे थे कि ऐसे मौके पर इस तरह की बातें ना करें, लेकिन दादी अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। वो बोली, मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुमने ये रास्ता चुना है। ब्रूनो को वो पार्टी और सारी बातचीत आज भी याद थी। उन्हीं बातों को याद करते हुए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी दादी को एक लेटर लिखेगा। वो उन्हें लिखेगा कि इस नई जगह आकर उसे कितना बुरा लग रहा है, और वो उन्हें उन लोगों के बारे में भी ज़रूर बताएगा जो दीवार के उस तरफ रहते हैं और स्ट्राइप्ड पजामा और स्ट्राइप्ड कैप पहनते हैं। आउटविथ में आने के कुछ ही हफ्तों बाद उसके पिता ने डिसाइड किया कि अब ब्रूनो और ग्रेटल को फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक होम ट्यूटर रख लिया गया जो डेली आकर उन्हें पढ़ा जाता था। ब्रूनो को आर्ट और रीडिंग पसंद थी, लेकिन ट्यूटर ने उसे कहा कि हिस्ट्री पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने ब्रूनो से कहा कि उसे अपने पूर्वजों के बारे में पता होना चाहिए, अपने देश की हिस्ट्री और कल्चर की जानकारी होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि उसके देश वालों पर कैसे कैसे अत्याचार हुए थे। ट्यूटर की बातों का ब्रूनो पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। उसे तो ग्रैंडमदर के प्ले और आर्ट याद आते थे। उसे एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक था। बर्लिन में वो अपने घर के आसपास की सारी जगहों को एक्सप्लोर करता रहता था, लेकिन यहाँ आउटविथ में उसे सख्त वार्निंग मिली थी कि यहाँ वहाँ ना घूमे, खास तौर पर दीवार के आसपास भी ना भटके। लेकिन ब्रूनो के पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। वो 1 घंटे तक चलता रहा, तभी उसे दीवार के करीब डॉट जैसा कुछ नजर आया। वो और करीब पहुंचा और डॉट एक बड़े फिगर में बदलने लगा। वो एक छोटा लड़का था जो कांटेदार दीवार के दूसरी तरफ खड़ा था। ब्रूनो ने उसे देखकर हेलो कहा। लड़के ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। ब्रूनो ने उसे अपना नाम बताया तो लड़के ने कहा कि उसका नाम शमुएल है। ब्रूनो ने कहा वो बर्लिन से आया है तो लड़के ने बताया कि वो पोलैंड का रहने वाला है। ब्रूनो को पता नहीं था कि पोलैंड कहाँ है। उसने दिमाग पर जोर डालते हुए पोलैंड की लोकेशन के बारे में सोचा। उसने कुछ दिनों पहले ही ज्योग्राफी क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। उसने शमुएल से पूछा, शायद पोलैंड डेनमार्क में है? तो शमुएल ने कहा, डेनमार्क वहां से बहुत दूर है और जहां वो लोग इस वक्त खड़े हैं वहीं असल में पोलैंड है। शमुएल ने यह भी कहा कि उसकी उम्र 9 साल है। वो 15 अप्रैल 1934 को पैदा हुआ था। ब्रूनो को खुशी के साथ साथ हैरानी भी हुई क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम यही थी। ये दोनों लड़के सेम उम्र के थे, पर दोनों की किस्मत अलग थी। एक दीवार के इस पार खड़ा था तो दूसरा उस पार। दोनों की दुनिया एक दूसरे से एकदम अलग थी। ब्रूनो ने शमुएल से कहा कि वो जिस जगह से आया है वो पोलैंड से लाख गुना बेहतर है। उसने कहा, जर्मनी पोलैंड से अच्छा है। उस वक्त ब्रूनो के दिमाग में अपने पिता और दादा की बातें घूम रही थी। उसने शमुएल से कहा, जर्मन सबसे सुपीरियर होते हैं, लेकिन फौरन उसे अपनी बात का पछतावा हुआ। उसे लगा उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद ब्रूनो ने शमुएल से पूछा, दीवार के उस तरफ ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं? शमुएल ने जवाब दिया कि वो पहले कहीं और रहता था। उसके पिता घड़ी ठीक करने का काम किया करते थे। उसके बाद इनकी फैमिली दीवार के दूसरी तरफ आ गई थी, जहां वो लोग एक और फैमिली के साथ एक सिंगल रूम शेयर करते हैं। ब्रूनो को यकीन नहीं हुआ कि 11 लोग एक छोटे से रूम में रह सकते हैं। ये लोग कहीं और से आकर यहाँ शिफ्ट हुए थे। ब्रूनो समझ सकता था कि अपना घर छोड़कर जाना कैसा लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दीवार के उस पार की जिंदगी इस कदर मुश्किल और डरावनी है। शमुएल को पूछते हुए शर्म आ रही थी, पर उसने ब्रूनो से पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? ब्रूनो ने कहा, अभी तो कुछ नहीं है, पर शायद कभी मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाऊंगा। शमुएल जानता था ये पॉसिबल नहीं है, तो ब्रूनो ने उससे कहा कि वो इन कांटेदार तारों के नीचे से घिसट कर दीवार के इस तरफ आ सकता है। अब मुझे चलना चाहिए, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा, ब्रूनो ने शमुएल से कहा। घर की तरफ जाते हुए वो सोच रहा था कि उसे अपने पेरेंट्स को शमुएल के बारे में बताना चाहिए, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उसका इरादा बदल गया। उसने डिसाइड किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। अब ब्रूनो रोज अपने नए दोस्त से मिलने जाया करता। कभी कभी वो उसके लिए ब्रेड की टुकड़े या खाने की कोई चीज ले जाता। एक दिन जब ब्रूनो शमुएल से मिला तो देखा उसकी आंखों में नील पड़ी है, लेकिन शमुएल कुछ बताने को तैयार ही नहीं था कि ये कैसे हुआ। ब्रूनो ने उसे कहा कि वो दीवार के नीचे से इस तरफ आ जाए, पर शमुएल को ये आइडिया सही नहीं लगा। फिर एक दिन शमुएल ने उसे बताया कि उसके दादा कहीं नहीं मिल रहे। जब भी वो अपने पिता से उनके बारे में पूछता है तो वो रोना शुरू कर देते हैं।
ये बात सुनकर ब्रूनो को काफी बुरा लगा। उसे शमूएल की हालत पर तरस आता था, लेकिन वो कर भी कह सकता था सिवाय इसके कि वो रोज उससे मिले, उसे दिलासा दे और उसके लिए कुछ खाने का सामान अपनी पॉकेट में छुपा कर ले जाए। जिस दिन बारिश की वजह से वो शमूएल से नहीं मिल पाता था, उस दिन ब्रूनो बेहद उदास रहता था। वो नहीं चाहता था कि शमूएल ये समझे कि वो उसे भूल गया है। लेकिन एक दिन तो अचंभा ही हो गया जब उसने शमूएल को अपने किचन में देखा। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। एक ऑफिसर उसे वहां लेकर आया था। ऑफिसर के जाने के बाद ब्रूनो ने शमूएल से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शमूएल ने कहा कि उसे यहाँ ग्लास धोने के लिए लाया गया है, क्योंकि उन्हें किसी छोटे हाथों वाले आदमी की जरूरत थी। ब्रूनो को याद आया कि उसके पिता का बर्थडे आने वाला था और घर में एक पार्टी होने वाली थी। शमूएल को पार्टी के लिए ग्लास धोने थे। जब वो ग्लास धो रहा था तो ब्रूनो ने उससे पूछा कि क्या उसे भूख लगी है। उसने शमूएल को चिकन खाने को दिया। पहले तो शमूएल मना करता रहा, पर बाद में मान गया और चिकन खाने लगा। इतने में ऑफिसर जो उसे वहां छोड़कर गया था वापस लौट आया। उसने शमूएल को चिकन खाते देखा तो गुस्से से भड़क गया, पर शमूएल ने जब बताया कि ब्रूनो उसका फ्रेंड है तो उसने ऑफिसर से पूछा, क्या ये बात सच है? लेकिन ब्रूनो डर गया था। उसने ऑफिसर से कहा कि वो तो इस लड़के को जानता तक नहीं है। इतना सुनते ही ऑफिसर ने शमूएल को खा जाने वाली नजरों से देखा और दोनों को बुरी तरह डांट दिया। ग्लास धोने के बाद शमूएल चला गया। इस घटना के बाद से ब्रूनो कई बार दीवार के पास गया, लेकिन उसे शमूएल दोबारा दिखाई नहीं दिया। फिर करीब एक हफ्ते बाद उसे शमूएल आलती पालती मारे दीवार के पास बैठा दिखा। उसके पूरे चेहरे पर जख्मों के निशान थे। ब्रूनो बार बार उससे अपने किए की माफी मांगता रहा। आखिरकार शमूएल मुस्कुराया। उसने फेंस की कंटीली तारें उठाईं और पहली बार ब्रूनो से एक दोस्त की हैसियत से हाथ मिलाया। टाइम तेजी से गुजरता जा रहा था। ब्रूनो के परिवार को पोलैंड आए 1 साल बीत चुका था और अब तक उन्हें यह भी पता चल गया था कि दीवार के उस पार कौन लोग हैं और ऐसे क्यों रहते हैं। उसे ये भी पता था कि अगर वो ये बात अपने पेरेंट्स से पूछेगा तो वो उसे डांटेंगे या उन लोगों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे जो ब्रूनो को अच्छा नहीं लगेगा। आखिरकार शमूएल उसका दोस्त जो था। ब्रूनो ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस बारे में अपनी बहन से बात की जाए। वो ग्रेटल के रूम में गया और बोला, ये आउटविथ में रहने वाले लोग अलग थलग क्यों रहते हैं? ग्रेटल ने उसे बताया कि वो कैंप का नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा है और उसे सही नाम बताया। ये आउटविथ नहीं था, बल्कि कुछ और था जो अभी भी ब्रूनो को ठीक से बोलना नहीं आया। फिर उसने ब्रूनो के सामने सच्चाई का खुलासा करते हुए बताया कि असल में ये लोग जो दीवार के उस तरफ रहते हैं, ज्यूइश लोग हैं। ब्रूनो को समझ नहीं आया कि सिर्फ ज्यूइश होने की वजह से उन्हें क्यों अलग रखा गया है। ग्रेटल ने उसे बताया कि ये कांटेदार दीवार इसलिए बनाई गई है ताकि वो लोग इस तरफ ना आ सकें। दोनों भाई बहन ये बातें कर रहे थे कि ग्रेटल को अपने बालों में एक छोटा सा अंडा मिला। उसने अपनी माँ को दिखाया तो माँ ने दोनों बच्चों के सिर देखे तो पता चला दोनों के सिर में जुएं पड़ी हैं। ग्रेटल के बाल एक खास शैम्पू से धोए जाने लगे, जबकि ब्रूनो के लिए उसके पिता को यही बेस्ट लगा कि उसका सिर मुंडवा दिया जाए, तो ब्रूनो का सिर मुंडवा दिया गया। वो जब शमूएल से मिलने गया तो वो उसे देखकर जोरों से हंस पड़ा। दोनों हूबहू एक जैसे लग रहे थे, बस ब्रूनो शमूएल से थोड़ा मोटा था। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, आउटविथ का माहौल उसकी माँ के लिए डिप्रेसिंग होता जा रहा था। वो अपने बच्चों को लेकर बर्लिन लौटना चाहती थी। एक दिन ब्रूनो ने अपने पेरेंट्स की बातें सुनी। उसकी माँ बार बार यही कह रही थी कि वो ऐसी जगह में और नहीं रह सकती, जबकि उसके पिता उन्हें समझा रहे थे कि ये उनका असाइनमेंट है, उनका नहीं। उसकी माँ से बात करने के बाद उसके पिता ने दोनों बच्चों को बात करने के लिए आवाज़ दी। क्या तुम दोनों भी बर्लिन वापस जाना चाहते हो? उसके पिता ने पूछा। ब्रूनो ने कहा कि अगर आप हमारे साथ नहीं चल रहे तो मैं भी वापस नहीं जाना चाहता। उसके पिता बोले कि ये जगह बच्चों के लिए ठीक नहीं है। ब्रूनो के मुंह से अचानक निकला, दीवार के उस तरफ भी तो हजारों बच्चे रहते हैं। ये सुनते ही उसके पिता ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? ब्रूनो ने कहा कि उसने अपने बेडरूम की खिड़की से उन बच्चों को देखा है। ब्रूनो को फेंस के उस तरफ वाले लोगों की बातें करते देख पिता ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी फैमिली को वापस बर्लिन भेज देंगे। लेकिन ब्रूनो अब वापस नहीं जाना चाहता था। वो सोच रहा था कि वो अपने प्यारे दोस्त शमूएल से क्या कहेगा। ब्रूनो शमूएल के पास उसे ये बताने गया कि वो इसी थर्सडे को हमेशा के लिए जा रहा है, लेकिन शमूएल 2 दिनों तक नजर ही नहीं आया। तीसरे दिन जब वो आया तो उसने ब्रूनो से कहा कि हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसके पिता कई दिनों से गायब हैं। वो लोग उन्हें हर जगह ढूंढ चुके हैं, पर उनका कहीं पता नहीं चला। ऊपर से ब्रूनो के जाने की बात सुनकर शमूएल और ज्यादा उदास हो गया। उसके जाने के बाद कौन उससे बातें करेगा? जाने से पहले दोनों दोस्तों ने तय किया कि दोनों एक नया एडवेंचर करेंगे। शमूएल ने कांटेदार फेंस थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठाई और ब्रूनो पेट के बल सरक कर अंदर आ गया।
ब्रूनो का सिर पहले से ही मुंडा हुआ था। उसे बस स्ट्राइप्ड पजामा चाहिए था ताकि वो भी कैंप के बाकी लोगों जैसा लगे। शमुएल ने उसे कहा कि कल वो उसके लिए पजामे का इंतजाम कर देगा। फिर दोनों मिलकर शमुएल के पिता को ढूंढेंगे। दोनों लड़के अपने प्लान को लेकर बड़े एक्साइटेड थे और उन्होंने तय किया कि अगले दिन इस नए एडवेंचर की शुरुआत की जाएगी। जैसा कि पहले से तय था, अगले दिन ब्रूनो शमुएल से मिलने गया। शमुएल आज स्ट्राइप्ड पजामा और कैप लेकर आया था। उसने फेंस की तार उठाई और ब्रूनो आराम से दूसरी तरफ आ गया। दोनों बहुत एक्साइटेड और खुश थे। कपड़े चेंज करने के बाद दोनों शमुएल के पिता की तलाश में निकले। वो करीब 1.5 घंटे तक ढूंढते रहे, पर शमुएल के पिता कहीं नहीं मिले। आखिरकार ब्रूनो ने शमुएल से कहा, अब मुझे चलना चाहिए। उसे लगा शायद वहां कोई कैफे या दुकान होगी, लोग मजे से गलियों में बातें कर रहे होंगे। लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि हर तरफ मायूसी, लाचारी और एक अजीब सी उदासी पसरी हुई थी। हर कोई उदास और बीमार नजर आ रहा था। ब्रूनो वहां से निकल पाता, इससे पहले ही सोल्जर्स की सीटी की आवाज सुनाई दी। वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके मार्च पर ले जाने लगे। ब्रूनो ने शमुएल से पूछा कि ये मार्च क्या होता है, तो शमुएल ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है, ऐसे मार्च आए दिन होते रहते हैं। ब्रूनो ने पूछा, क्या ये लंबे टाइम तक होते हैं, तो शमुएल ने कहा, पता नहीं, क्योंकि उसे वो लोग दोबारा कभी नजर नहीं आए जिन्हें मार्च के लिए ले जाया जाता है। तभी बारिश होने लगी और उन लोगों के ग्रुप को एक रूम के अंदर डाल दिया गया। ब्रूनो को लगा शायद बारिश से बचने के लिए उन्हें रूम में डाला गया है। उसने अपने फ्रेंड का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और शमुएल को बोला, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और उसके बाद ब्रूनो को दोबारा किसी ने नहीं देखा। लोग उसकी तलाश में निकले तो उन्हें कैंप के बाहर उसके कपड़े पड़े दिखाई दिए। उसकी माँ अब बर्लिन जाने को तैयार नहीं थी, जैसा कि कई महीने पहले से तय था। वो वहीं रहकर अपने बेटे का इंतजार करती रही, जो फिर कभी लौटकर नहीं आया। आखिर में जब वो बर्लिन लौटी तो उन्हें लगा शायद उनका बेटा घर के अंदर मिलेगा, पर वो वहां भी नहीं था। ग्रेटल का रो रो कर बुरा हाल था। भाई का चेहरा रह रहकर उसकी आंखों के सामने आता था। उसके पिता को अपने बेटे की तलाश करते हुए पता चला कि फेंस ज्यादा मजबूत नहीं बनाई गई थी। उसमें बड़े बड़े गैप थे जिनमें से कोई छोटा बच्चा आसानी से निकल सकता था। वो फेंस के पास जमीन पर बैठ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसा उनका बेटा बैठता था। उस वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके प्राण शरीर से खींच रहा हो। ये कैंप आउटविट्स असल में ऑशविट्स का एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, दुनिया का सबसे खतरनाक और बदनाम कॉन्सेंट्रेशन कैंप। ब्रूनो और बाकी लोगों को उस कमरे के अंदर ठंड और बारिश से बचने के लिए नहीं, बल्कि मौत के मुंह में धकेलने के लिए डाला गया था। वो एक गैस चेंबर था जहां जर्मन लोग जूइश लोगों को जहरीली गैस देकर जीते जी मार डालते थे। ब्रूनो भी एक ऐसे ही जर्मन सोल्जर का बेटा था जिसने ना जाने कितने जूइश लोगों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसका अपना बेटा भी उसी बेरहमी से मारा जाएगा जिस बेरहमी से उसने हजारों लोगों का कत्ल किया था। उसे क्या पता था कि जिस रेस की सुपीरियॉरिटी के नशे में वो अंधा है, वो एक दिन उसके ही बेटे को निकल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ तो बहुत पहले बीत चुका है। आज की इस दुनिया में ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अब कोई और शमुएल और ब्रूनो नहीं होगा, और ना ही ऑशविट्स जैसा कोई कैंप होगा। होलोकास्ट उन लाखों जूइश लोगों के इतिहास की दर्द भरी कहानी है जिन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक खास कम्युनिटी और धर्म को मानने वाले लोग थे। सोचकर हैरानी होती है ना कि इंसान के दूसरे इंसान को कत्ल करने के पीछे ऐसी मामूली वजह भी हो सकती है। लेकिन ये होलोकास्ट इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है, और जिन पर यह जुल्म हुआ था उनके नुकसान की कोई भरपाई तो नहीं हो सकती। पर हम खुद से इतना वादा जरूर कर सकते हैं कि दुनिया में इस तरह की घटना फिर कभी ना हो। फिर कभी कोई लड़का फेंस के दूसरी तरफ स्ट्राइप्ड यानी धारीदार पजामे में ना हो।